मनमोहन सिंह का जो अस्थि विसर्जन हुआ है वो मजनू के टीला के पास यमुना में हुआ है, और यमुना कितनी गंदी है ये सब जानते हैं। तो केवल मनमोहन सिंह की मौत का मातम मनाने के लिए तुमको कांग्रेस का स्थापना दिवस मिला था? पार्टी से बड़े नहीं थे मनमोहन सिंह, कतई नहीं थे। और ये आदमी वियतनाम पहुंच रहा है मनीष, और इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि चीन ने अपनी पूरी इंटेलिजेंस की जो ताकत है वो वहां पर झोंक दी है वियतनाम के अंदर, कि 14,300 फीट की ऊंचाई पर चीन बॉर्डर पर छत्रपति शिवाजी की भयंकर प्रतिमा लगी है। बड़ी भव्य प्रतिमा है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर, देश 7 दिन की राजकीय शोक में है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थि विसर्जन हो गया, जिसे हम लोग फूला विसर्जन भी कहते हैं अलग अलग जगहों पे। और आमतौर पर यदि गंगा नजदीक हो, उत्तर भारत के लोग सामान्यतः गंगा में विसर्जन करते हैं, जो थोड़ा बहुत भी। लेकिन गंगा तो दिल्ली से बहुत नजदीक है। सामान्य लोअर मिडिल फैमिली के लोग भी हरिद्वार चले जाते हैं। मैंने देखा कि नरसिम्हा राव की जो अस्थि विसर्जन है वो मजनू का टीला, जो एकदम गंदा इलाका है दिल्ली का, वहां पर एक ऐसे जगह पे यमुना में विसर्जित किया गया। और यमुना तो पूरी दुनिया जानती है दिल्ली की यमुना की क्या स्थिति है, केजरी ने क्या कर दिया है। वहां पर कोई भी नहीं था पार्टी की तरफ से। ये वो कांग्रेस पार्टी जिसने सिख सेंटीमेंट से जोड़ा, भारत रत्न की मांग की, और उस राहुल गांधी के लिए ये कहा जा रहा है कि वो विदेश यात्रा पर निकल गए हैं नए साल की छुट्टी मनाने के लिए। ये बीजेपी आईटी सेल ने तस्वीर भी कुछ जारी की, एयर फ्लाइट में वो मौज लेते हुए जा रहे हैं, ये भी जारी किया। अस्थि विसर्जन की तस्वीर आप देख रहे हैं। सर, आप और हम जानते हैं कि जनवरी में दिल्ली हाईकोर्ट में भी इसके विदेश नागरिकता का मामला है, और जनवरी में ही संभवतः नेशनल हेराल्ड का भी मामला, जिसमें मां बेटा जमानत पर है। कई पेच है। इन सब चीजों का एक मामला है, या फिर ये कि अक्सर जब वो विदेश जाते हैं तो कुछ न कुछ देश के खिलाफ साजिश होती है। ये विदेश जाना सिर्फ मौज मस्ती है, ऐसे बेला में जब एनडीए गठबंधन में ये मांग हो रही है कि ममता बनर्जी को बना दिया जाए, कांग्रेस को साइड किया जाए, इस बेला में राहुल का विदेश जाना। मनीष जी, इस पर आता हूं। तो पहले जो आप अपना इंट्रो में बोल गए, तो राव ने मनमोहन सिंह का जो अस्थि विसर्जन हुआ है वो मजनू के टीला के पास यमुना में हुआ है, और यमुना कितनी गंदी है ये सब जानते हैं। और ऐसा नहीं कि कांग्रेसी नहीं जानते या उनके परिवार वाले परिजन भी नहीं जानते। तो उनके परिजनों ने किस स्थिति में स्वीकार किया, ये तो वो एक तरह से सवालों के घेरे में, क्योंकि उनकी पत्नी है, उनकी बेटी है, इसलिए उन पर कुछ कहना ठीक नहीं। लेकिन वो गंदगी में एक बहता हुआ नाला है, वो बन चुकी है यमुना इस केजरीवाल की कृपा से, और उस नाले के अंदर उनकी समझिए एक तरह से अस्थियां विसर्जित कर दी। तो उन्होंने एक तरह से उन्होंने भी, वो भी पाप की भागी बनी है। लेकिन मनीष जी, ये आदमी जो कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, जो इतना तड़प रहा था, बिलख रहा था, ये अचानक क्यों गायब हो गया? उसको इतनी भी चैन नहीं पड़ी कि वो कम से कम अस्थि विसर्जन कर जाता मनमोहन सिंह का। कोई तो आदमी वहां पर, कोई पार्टी का आदमी कोई तो खड़ा होता, वो काट के घोड़े चला जाता, वो तो फ्री है, कोई मतलब नहीं है। तो ये अपने आप में पता चलता है कि ये मनमोहन सिंह के प्रति इस गांधी परिवार की भावनाएं जो हैं वो कोई नरसिंह राव से ज्यादा नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह, उसी शैली में भी है। क्योंकि जो अपना सेवक समझते थे, तो सेवक की एक स्थिति तक ही उसकी स्थितियां होती हैं, उसके बाद उसका कोई महत्व नहीं होता। तो ये अपने आप में बड़ा दुखदाई है। हम लोग बड़ा आलोचना कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज अस्थियां विसर्जित हुई हैं ये बड़ा शर्मनाक है और दुखदाई है। कम से कम वहां पर तो नहीं इनको करना चाहिए था, और बहुत ज्यादा था तो थोड़ा चल के चले जाते। पंजाब के अंदर तो मैं रहा हूँ मनीष जी, बहुत बड़ी संख्या है जो हरिद्वार तक आते हैं, अन्यथा वो वहां कोई साफ सुथरी नदी देखते हैं जहां पर अपने बुजुर्गों का अस्थि विसर्जन कर देते। तो घर परिवार वालों को भी मैं क्या कहूँ, लेकिन छोड़िए, खैर उनकी मर्जी। लेकिन इसकी जरा बुद्धि पर आप आइए। अब आता हूँ मनीष जी मैं इसके ऊपर की, ये जो इसकी विदेश यात्रा है, तो विदेश यात्रा में एक नाम बड़ा बहुत एक ही नाम चल रहा है बहुत मजबूती के साथ, कि ये अपने इस विदेश यात्रा के नाम पर ये वियतनाम गया है। ये बड़ा गौर करने वाली बात है। ये वियतनाम क्यों गया है मनीष जी? वियतनाम कोई बड़ा टूरिस्ट प्लेस नहीं है। वियतनाम एक तरह से 9 साल युद्ध में फंसा रहा, अपने आप को किसी तरह उबार रहा है वो देश। वो जो उसकी जो दुर्दशा थी उसके साथ वो उबार रहा, और वो जो बड़े
अक्सर यूट्यूबर जो कुछ लोग हैं, वो अक्सर कई देशों को जो दौरा करते हैं, उसमें मैंने देखा है कि जो इंडिया के यूट्यूबर गए वो वियतनाम में घूम रहे हैं, तो उसमें कहीं कोई आकर्षण किसी प्रकार का नहीं है कि जिसको राहुल गांधी इतना मनमोहन सिंह का अस्थि विसर्जन छोड़ के चला जाए। और एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम मनीष जी इसने उपेक्षा की है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। और उसके लिए तो काट के घोड़े से पूछना चाहिए कि तुमको क्या हुआ, क्योंकि मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को हो गया था, और वो तारीख है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर कांग्रेस का स्थापना दिवस है। और ये अब की सामान्य स्थापना दिवस नहीं था, अब की वो 140 साल पूरे होने जा रहे हैं, यानी अब वो 139 उसके पूरे हो गए, और 28 दिसंबर 2024 को उसने स्थापना दिवस में प्रवेश कर लिया। 2025 में कांग्रेस की स्थापना के 140 साल पूरे हो जाएंगे, तो उस पर मतलब किसी का ध्यान ही नहीं गया। ना तो इन कांग्रेसियों ने कोई हुड़दंग किया, ना कोई बयानबाजी हुई, ना कोई भाषणबाजी हुई, कुछ नहीं हुआ। तो केवल मनमोहन सिंह की मौत का मातम मनाने के लिए तुमको कांग्रेस का स्थापना दिवस मिला था। पार्टी से बड़े नहीं थे मनमोहन सिंह, कतई नहीं थे। और अगर तुमको बड़ा मातम था तो फिर तुम वियतनाम कहा चले गए, अकेला गया है ये आदमी। तो निश्चित तौर पर ये किसी एजेंडे के तहत गया है, इसकी पहले से प्लान्ड विजिट थी, और ये कोई साजिश करने गया है वियतनाम में। क्योंकि वियतनाम में केवल एक ही इंटरेस्ट, जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझको समझ में आता है कि ये क्यों गया है, कि वहां पर चाइना बड़ी तेजी से अपनी घुसपैठ कर रहा है। और इसी महीने दिसंबर में 12 दिसंबर को उन्होंने एक मीटिंग की है बड़ी, और कई स्तरीय में मीटिंग की है, कई मंत्रालयों के साथ की है। और ये क्या है मनीष जी, सतीश जी, पंजाब में, रोपड़ नगर पंजाब में। हाँ, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं पंजाब रहा हूँ 3-4 साल, तो मैंने देखा एक गाड़ी है वहां पे, वो तो मनीष जी उस गाड़ी में कोई जनरल पैसेंजर बैठना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसमें ज्यादातर लोग अपनी अस्थियां लेकर हरिद्वार के लिए जाते हैं। ये तो खैर नहर की बात कर रहे हैं, तो वो छोड़ दीजिए, वो तो वो उनके परिवार में मैं छोड़ता हूँ, क्योंकि वो तो निर्णय उन्हीं का था, और उन्होंने उसको वहां उचित समझा, उन्होंने कर दिया। लेकिन मैं चीन की बात क्यों कर रहा हूँ, ये जरा गौर करिए कि अभी चीन ने वहां पर घुसपैठ की है, और बड़ी जबरदस्त वहां पर कई मंत्रालयों पे मंत्रालय स्तर की उसकी वार्ता हुई है, उसका बड़ा लंबा चौड़ा प्रतिनिधि मंडल आया, और वो अभी भी वियतनाम में पड़ा हुआ है। और अभी उसकी दूसरी बातचीत हुई है मेरे ख्याल से 18-20 तारीख को, और ये आदमी वियतनाम पहुंच रहा है मनीष जी। और इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि चीन ने अपनी पूरी इंटेलिजेंस की जो ताकत है वो वहां पर झोंक दी है वियतनाम के अंदर, क्योंकि वियतनाम से उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तो साउथ चाइना सी का जो उसका बवाल चल रहा है, वहां पर स्ट्रेटेजिक बड़ा वो महत्वपूर्ण स्थान है उसका, और जो उसके यहाँ से भाग रही है मशीनरी, एक तरह से बिजनेस भाग रहा है, उसमें बड़ा हिस्सा वियतनाम एक तरह से लील रहा है, भारत से ज्यादा हिस्सा वो वियतनाम हथिया रहा है। तो वियतनाम को वो किसी तरह से अपने अंडर में लेने की कोशिश कर रहा है, और इस चक्कर में चाइना का बहुत बड़ा प्रतिनिधिमंडल वहां बाकायदे कैंप किए हुए वियतनाम के अंदर। और मैंने कहा इसी दिसंबर में, अभी दिसंबर खत्म नहीं हुआ, आज 30 तारीख है, इसी दिसंबर में उसकी 2 मीटिंगें बड़ी लंबी हुई हैं, और कई मंत्रालयों के कई स्तर पे हुई हैं। तो आप भी मनीष जी जानते हैं, जब तक तो शायद उतना आइडिया ना हो, कि जब इस तरह के बड़े प्रतिनिधि मंडल जाते हैं तो उसी के अंदर काम के लोग भी जाते हैं, जिनका काम कुछ और होता है, वो होते प्रतिनिधि मंडल के साथ हैं। तो वो तो चीन अपना काम धाम कर रहा है, चीन अपना धंधा कर रहा है, ये क्यों गया है वियतनाम? और ये कल से खबर उड़ रही है, बड़ी जोर शोर से उड़ रही है, और किसी ने आकर इसका खंडन नहीं किया है मनीष जी। कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने आकर खंडन नहीं किया है कि ये वियतनाम नहीं फलानी जगह गया, क्योंकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। ये तो भाजपा का जो अमित मालवीय आया, उन लोगों ने जो शुरू हुई, तो अब ये चल रहा कि ये वियतनाम गया है। तो दर्शक अच्छे जानते होंगे कि कोई वियतनाम कोई टूरिस्ट प्लेस कतई नहीं है, और खासकर ऐसे कि न्यू ईयर वहां मनाया जाए तो कोई मतलब नहीं है उसका। वो निश्चित तौर पर वहां किसी चाइनीज सूत्र से मिलने गया है, और बड़ी मुलाकात करने गया है, क्योंकि उसका कारण है मनीष जी, अमेरिका में तो इसके आकाओं की कमर टूट गई, अब वो गिने चुने उनके 20-22 दिन बचे हैं। अब इनके इनके जो दुरभिसंधियां हैं, या जितने इनके षड्यंत्र है, साजिश है, उनको ऑक्सीजन अगर कहीं से मिल सकती है तो अब चीन से मिल सकती है, क्योंकि वहां चीन में अभी कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, वहां उसी तरह से चल रहा है। उसने भारत से दोस्ती का नाटक तो किया है, लेकिन वो दोस्ती सब समझ रहे हैं कि दोस्ती जो है मतलब की दोस्ती है, वो कब अपनी आंखें बदल देगा
इसको सब जानते हैं और भारत बहुत अच्छे से जानता है। तो ये आदमी वहां पर वियतनाम में जाकर क्या कर रहा है, एजेंसियां उसका पता लगाएंगी। लेकिन दर्शक ये सोच रहे होंगे कि अभी तो चीन ने समझौता किया, बड़े मीठी मीठी बातें हुई हैं, तो अब चीन वहां पे क्यों करेगा। तो अभी आप समझ लीजिए कि हमारे आपसे ज्यादा अच्छा भारत सरकार इसको समझती है। और आज है 28 तारीख को एक मूर्ति की स्थापना की है भारतीय सेना ने। वो अपने आप में सारा संदेश दे रही है और चीन को विशेष रूप से संदेश दे रही है कि 14,300 फीट की ऊंचाई पर चीन बॉर्डर पर छत्रपति शिवाजी की भयंकर प्रतिमा लगी है। बड़ी भव्य प्रतिमा है जिसको देखकर दूर से दुश्मन दहले। तो वो चीन की सीमा पर ले जाकर घोड़े पे सवार शिवाजी को खड़े करने का क्या औचित्य है। तो वो जाहिर सी बात है, कोई काम ऐसे नहीं होता, और खासकर इस ऐसे रणनीतिक मौकों पर। तो वो चीन को संदेश देने के लिए है। जो शिवाजी की प्रतिमा है, मनीष जी दिखा दीजिए, वो बड़ी अद्भुत प्रतिमा है। वो ये मैंने खबर के साथ लगाई, एक खाली प्रतिमा लगाई है कि दर्शक इसको जरा देखें कि ये पेंगोंग लेक जो है उसके ऊपर एक स्थान पर इसको स्थापित किया गया। और ऊंचाई आप समझ लीजिए कि 14,300 फीट की ऊंचाई पर है। मनीष जी खोलिए तो खुल जाएगी वो ये तो खबर है। ये है वो प्रतिमा कि छत्रपति शिवाजी वहां पर विराजमान हो गए चीन की सीमा पर। तो ये अपने आप में भारत अपने तेवर और भारत अपनी तैयारियां ये बहुत स्पष्ट कर दी हैं उसने इस प्रतिमा की स्थापना से। तो ये तो है एक मौका। और इसके अलावा अभी 2 दिन पहले ही मनीष जी एक रिपोर्ट आई है, वो दर्शक जरा उसको जरा ध्यान से पढ़ें कि उस रिपोर्ट ने सबको चौंकाया है। सबसे ज्यादा तो चीन को ही चौंकाया है कि अभी तक हम लोग सोच रहे थे तीसरी इकोनॉमी और जापान को पीछे छोड़ेंगे, 2027 में छोड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया का वूली इंस्टीट्यूट है और वो हर साल अपनी जारी करता है जो अपना पावर इंडेक्स को जारी करता है। तो उसने बता दिया मनीष जी कि एशिया के अंदर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पावर अगर कोई है तो ये इंडिया ने जापान को पीछे कर इंडिया तीसरे स्थान पर आ गया, जापान उससे पीछे चला गया। वो भी खबर लगी है मनीष जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। उसको मैं जरा पढ़ता हूँ तब आप समझेंगे। उसके बाद तो जो कुछ उसने कहा है वो बड़ी लंबी रिपोर्ट है। मतलब ये साबित करता है कि ये इस समय में ये देश छोड़ करके क्यों गया है। हाँ हाँ, ये अपने आप में बताता है कि ये ऐसे समय में जिस समय में मतलब कई तरह की गॉसिप चल रही है, उस समय में इसका देश छोड़ करके जाना अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। ये हाँ अभी मनीष जी आपको दिखाएंगे, मैं तब तक पढ़ देता हूँ। इंडिया ओवरटेक्स जापान एज एशियाज थर्ड मोस्ट पावरफुल नेशन पावर इंडेक्स। तो ये तीसरा सबसे शक्तिशाली देश इसको अब दुनिया मानने लगी है। और ये हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि भारत इस उपलब्धि के साथ। मनीष जी बगल वाली जो है ये है, बगल वाली खबर दिखाइए। उसके बाद ये नहीं इसके बगल में जो इसके बगल में है कि India overtakes Japan as Asia's third most powerful nation power index. India has officially overtaken Japan to become the third most powerful country in Asia, according to the latest Asia Power Index released by the Lavi Institute. This shift in ranking marks India's increasing influence across the continent, solidifying its position as a major global player with the ambitions of becoming a superpower. ये इंट्रोडक्शन में इस रिपोर्ट ने लिखा है। तो ये बड़ी बड़ी विस्तृत रिपोर्ट है, मैंने इसको पढ़ा है मनीष जी कि इसमें कोई क्षेत्र उन्होंने छोड़ा नहीं है जिसको आप कह सकें। और इसके लास्ट का पैरा हाँ जो पढ़ लीजिए कि इंडियाज राइज टू थर्ड प्लेस इन द एशिया पावर इंडेक्स reflects its growing influence and capabilities in the region with rapid economic growth and expanding military presence and a more assertive diplomatic approach. India is well on its way to becoming a major global power while challenges remain. The country's potential to shape the future of Asia and beyond its stronger than ever. The world will be closely watching as India continues to assert itself both regionally and globally. तो ये भारत अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और इस शक्ति के साथ वो 2025 में प्रवेश करने जा रहा है। तो ये अद्भुत उपलब्धियां हैं। तो चीन जैसा पड़ोसी
वो शांत नहीं बैठेगा, वो कुछ उसके दिमाग में कोई ना कोई रणनीति चलेगी, और वो वहां पर जाकर ये अब पहुंच रहा है वियतनाम से, वो वियतनाम पहुंचा है, तो क्या पकेगा क्या पकाएगा, वैसे भारत पकाए मिलकर दोनों चाहे पकाएं, जो भी खाएगा भारत ही, ये तय है। लेकिन ये पकाएंगे तो है, ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पकाने गया है वियतनाम। मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो भारत सरकार की जो स्ट्रेटजी है चाइना को लेकर के, और यही जो पूरी तैयारी है, कहीं ना कहीं चाइना के हित में ये विदेश गया हुआ है अभी इस टाइम में राहुल गांधी की जो विदेश यात्रा है। और इसीलिए हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि आमतौर पे जब इस तरह का षड्यंत्र होता है तो राहुल या तो ब्रिटेन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं। अब की बार ब्रिटेन या अमेरिका चुन छोड़ करके वियतनाम ही क्यों? अमेरिका क्यों नहीं? ब्रिटेन क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर शिकायत होती रही है कि एसपीजी जब राहुल गांधी के पास था तो ब्रिटेन में गिरते थे, और ब्रिटेन में जाने के बाद ब्रिटेन में एसपीजी को छोड़ा और उसके बाद कहां राहुल गायब हो गए पता नहीं चलता था। लेकिन जब से गृह मंत्रालय की नजर पैनी है, आमतौर पर देखा जाता है कि अमेरिका जाते हैं राहुल गांधी, अमेरिका में जाकर के कुछ एक तो कई भाषणबाजी करके फर्जी किसी यूनिवर्सिटी में करा दिया, उसके बाद गायब हो गए। अब की बात अमेरिका नहीं, ब्रिटेन नहीं, वियतनाम। ये व्यूअर्स भी बहुत सारे लिख रहे हैं कि अभी अमेरिका ही कभी नहीं जाएगा। नहीं, अमेरिका में तो काम खत्म हो गया, और इसीलिए अब ये पूरी तरह से आश्रित हो गया चीन के ऊपर। और चीन वाली वो 2008 वाला तो बहुत चर्चा हो चुकी, ये बेशर्मी उड़े बता नहीं रहा कि वहां पर क्या साइन करके आया है। तो अब वो क्योंकि अमेरिकन क्योंकि आकर के वहां, इंडियन ओवरसीज का जो सुप्रीमो इसका जो गंगाराम बढ़ई है वो तो अमेरिका में ही रहता है, तो क्या वियतनाम वाला आइडियाज भी तो गंगाराम ही कर रहा होगा तय सब कुछ? नहीं, यहाँ पे अलग मास्टर है, यहाँ तो खुद ये साइन करके आया है। वो अमेरिका का ठेका लिया है गंगाराम बड़ई, वहां पे आईएसआई के साथ वो अपना, आईएसआई और सीए के साथ, सीआईए के साथ मिलकर वो अब प्लान बनाता रहता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता था। लेकिन अब वो क्योंकि वो हार गया बाइडेन, और अब ट्रंप को आने में मुश्किल से 10-15 दिन बचे हैं, 20 दिन, तो अब वो तो उसका काम तो खत्म हो गया। और इसीलिए अब ये चाइनीज कनेक्शन दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसको आग क्यों लगी हुई है, और जो हमारे यहाँ दर्शक, मीडिया इसकी बात नहीं कर रहा मनीष जी, कि जो मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखाई दर्शकों को बताऊंगा कि वो कितनी महत्वपूर्ण है। खाली उसने ऐसे नहीं कह दिया कि उसने उठाई जवान दे मारी, ये भारत पावर सुपर पावर हो गया। उसने जो 8 खंड है वो मैंने नोट करके रखे हैं, कि उसके बाद वो बड़े डिटेल में उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत क्यों पावरफुल होने जा रहा है। कि उसका जो पॉइंट है 7-8, कि आर्थिक विकास, कि अद्भुत जो भारत का आर्थिक विकास हो रहा, और ये ऑस्ट्रेलिया का इंस्टीट्यूट है, हिंदुस्तान में नहीं। आर्थिक विकास और सैन्य आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी, ये गजब का हो रहा है। कि मतलब वो कह रहा है कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड भारत तोड़ रहा है इस क्षेत्र में। सांस्कृतिक सॉफ्ट पावर, जो ग्लोबल सॉफ्ट पावर की बात करते हैं नरेंद्र मोदी, वो इसमें तीसरे नंबर पर है कि क्या भारत अपना बढ़ा रहा है और किसकी वजह से वो पावर सुपर पावर बनने जा रहा है। जनसांख्यिकी विभाजन, उन्होंने बताया है कि भारत की जो आबादी है वो 2030 में ये स्थिति हो जाएगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जवान और सबसे ज्यादा मैन पावर जो काम करने वाली है वो 2030 में भारत के पास होगी। तो वो जो पॉपुलेशन का डिवीजन है वो भारत के फेवर में 100% होगा। ये एक बहुत बड़ी ताकत भारत को मिलेगी। इसके अलावा वैश्विक राजनीति में रणनीतिक स्थिति, जो मनीष जी हम लोग कहते हैं रंगबाज प्रधानमंत्री, रंगबाज विदेश मंत्री और रंगबाज एनएसए, तो वो अपने आप में बता रहा है कि पूरे दुनिया की जो राजनीति है उसमें भारत जो रोल कर रहा है, जो उसकी भूमिका है वो भी उसकी गजब की है। तो वो सुपर पावर बनने के करीब है। और दर्शक ये ना समझे कि एशिया में थर्ड है, एशिया में वो तीसरा है, क्योंकि वो दुनिया के अंदर जो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है, और तीसरे नंबर पर जापान था। तो अब वो तीसरे नंबर पर इंडिया है। एशियन कंट्री कह सकते हैं आप, एशिया के अंदर की बात नहीं हो रही है। तो ये बातें ऐसी हैं। आर्थिक सुधार और बुनियादी ढांचा विकास, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है और आर्थिक सुधार जो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा है इंडिया के अंदर, उसकी उसने बड़ी प्रशंसा की है उस रिपोर्ट ने। और उसमें बड़े एक एक बात की बड़ी बारीकी से उसने कहा है। जलवायु परिवर्तन और स्थिरता में नेतृत्व, तो याद करिए कि प्रधानमंत्री मोदी जब वो कहते हैं ना कि अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, तो वो हिंदुस्तान आज की तारीख में उसको लीड कर रहा है। और जिन दर्शकों को याद ना आ रहा हो तो मैं बता दूं कि जिस समय बोरिस जॉनसन वहां के प्रधानमंत्री थे, आज से 3-4 साल पहले,
तो उन्होंने कहा था कि देयर इज वन अर्थ, वन सन, वन ग्रिड एंड वन नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी के लिए बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, कह रहा था। वो चीज आज इस रिपोर्ट में निकल के आ रही है कि इंडिया लीड कर रहा है इस समय, उसको नेतृत्व दे रहा है जो जलवायु परिवर्तन और स्थिरता के में नेतृत्व। ग्लोबल टेंशन जो दुनिया में इस समय तनाव है, भू राजनीतिक तनाव, उसको दुनिया उसको एक तरह से मार दिखा रहा है, लीड कर रहा है भारत। मैं जानबूझकर आपको थोड़ा इसका डिटेल बता रहा हूं ताकि आप समझें कि आग क्यों लगी, फिर अभी ये अधेड़ क्यों गया, ये समझ में आ जाएगा आपके। बुनियादी ढांचे की जरूरतें और आय में असमानता, ये 2-3 चीजें उन्होंने लिखी है कि ये थोड़ी बाधा भारत के विकास के लिए है, इनको दूर करना पड़ेगा। ये दो तीन चीजें हैं। तो अब जो मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई और उसके बाद उसके बड़ा एक एक पॉइंट का उन्होंने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, तो आप इसको, ये आग जाहिर सी बात है कि चीन को लगी और यहां पर बैठे बैठे इसको लगी, और ये सारे काम धाम छोड़कर वियतनाम भागा। ये कहीं और जाता कि वो इटली गया है तो चलो नानी के यहाँ गया होगा, या इंग्लैंड गया है, अमेरिका गया है तो नया साल मनाने गया, तो ये नया साल मनाने नहीं गया, ये नानी के यहाँ नहीं गया है। जो अभी तक हम लोग को ज्ञात है कि ये वियतनाम गया है। तो वियतनाम तो मतलब मैं जैसे मैंने मनीष जी सुना वियतनाम, मैं चौंका। पहले मैंने समझा किसी ने उड़ा दी होगी, लेकिन वो लगातार वियतनाम की है चर्चा हो रही है। तो कांग्रेस को सामने आकर सफाई देनी चाहिए। वियतनाम में इसका कोई रिश्तेदार नहीं रहता, वियतनाम में इसके बाप का कोई रिश्तेदार नहीं रहता, वियतनाम में इसकी माँ का कोई रिश्तेदार नहीं रहता, वियतनाम कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, तो ये वियतनाम क्यों गया है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और खासकर जबकि अभी खबरें लगी है मनीष जी, जो अभी आपने दिखाई थी उसके बगल में लगी है कि चीन किस तरह से वहां पर पेनिट्रेट कर रहा है वियतनाम के अंदर और अपने पांव फैला रहा है। उसकी पूरी इंटेलिजेंस एजेंसियां वहां लगी हुई हैं। तो वहां किसी से मुलाकात करने गया है, वहां अपना संदेश देने गया है और उससे ऑर्डर लेने गया है, जैसे ये चीन के दूतावास में पहुंच गया था। हाँ देखिए, ये मैंने 3-4 कटिंगें एक साथ लगा दी हैं कि वियतनाम चाइना को होल्ड डायलॉग ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, ये अभी 6 दिन पहले की खबर है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, चाइना एंड वियतनाम ऑफिशियली एस्टेब्लिश द रिलेशन, ये 12 दिसंबर की खबर है। चाइना टू प्रमोट हाई क्वालिटी हाई लेवल कोऑपरेशन विद वियतनाम, ये 13 अक्टूबर 2024 की खबर है। चाइनीज डिफेंस फर्म्स टू अटेंड वियतनाम आर्म्स फेयर एज टाइज डीपेन, 14 नवंबर 2024 की खबर है। यानी महीने 2 महीने के अंदर की खबर है। तो आप समझ सकते हैं कि चीन किस तरह से वहां पर अपने राग रंग फैला रहा है, किस तरह अपने लोगों को बैठा रहा है वहां पर। और उस माहौल में ये आदमी वियतनाम गया है। ये शंका में इसलिए आता है क्योंकि ये 2008 में दस्तखत करके आया है किसी समझौते पर। तो वो समझौता निश्चित तौर पर भारत विरोधी है, क्योंकि आज तक ना तो ये बताया इसने, ना इसकी कांग्रेस ने बताया, ना वो, आप उसकी बात करिए, काट के घोड़े की बात करिए, किसी को नहीं मालूम कि क्या समझौता करके आया कि या तो केवल इसको मालूम है, या इसकी माँ को मालूम है, या आनंद शर्मा को मालूम है, क्योंकि वो उस समय खड़ा था वहां पर। हालांकि खड़े खड़े पता नहीं खड़े खड़े वो पढ़ भी रहा था कि नहीं, उसने पढ़ा कि नहीं, वहां दस्तखत तो उसने कर दिए। तो उसने देखा कागज पे दस्तखत हो गए, तो हो सकता है आनंद शर्मा को भी न मालूम हो। तो वो आदमी ये यात्रा, इसकी मैं अभी तक की जो यात्राएं उनमें एक बहुत खतरनाक यात्रा मैं इसको भी मान रहा हूं, जब तक ये स्पष्ट ना हो जाए कि गया कहाँ है। क्योंकि अभी तक की चर्चा वियतनाम की है, और वियतनाम का चीन का मैंने आपको बताया कि चीन को क्यों आग लगी हुई है। दो घटनाक्रम है। एक तो ये रिपोर्ट जो अभी 2-3 दिन पहले आई है, और इसकी बड़ी चर्चा है। हमारे यहाँ बेशरम जो न्यूज चैनल हैं, इनके लिए कोई खबर नहीं है, क्योंकि इसमें भारत का तो जयगान होगा ही होगा। और जब भारत का जयगान होगा तो किसका करोगे? साथ में नरेंद्र मोदी का भी कद बढ़ेगा। तो ये सारे लोग एक साथ मिलकर उस खबर के बारे में बात नहीं कर रहे आपसे। सर, सरकार की तो नजर होगी, यदि इतनी गंभीर बात आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय की, विदेश मंत्रालय की नजर तो होगी कि ये वियतनाम ही क्यों चुना। मतलब किसी को भी लगता है, एक बार जब चुपके से नेपाल गया था तो वहां रंगरैली करते चला गया। मतलब आप मान रहे हैं कि अब की बार ये रंगरैली करने, मस्ती करने के लिए नहीं गया है। मनीष जी, नेपाल भी वियतनाम से अगर आप तुलना करिए तो नेपाल ज्यादा अच्छा है, घूमने लायक टूरिस्ट प्लेस है। नेपाल से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। वियतनाम में कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप वहां पे, वो तो एक तरह से
जो इतिहास के शोधार्थी होते हैं वो एक तरह से जो वार हुई है उस पर आज भी वहां शोध होता है, वो अपने रीडिंग उसके लिए जाते लिखा पढ़ी करने। कोई वहां पे टूरिस्ट प्लेस वो कतई नहीं है। नेपाल में तो टूरिस्ट प्लेस है। बिल्कुल। लेकिन ये तो बहुत महत्वपूर्ण मामला है और मुझे लग रहा है कि सरकार की निश्चित रूप से नजर होगी कि इतना गंभीर यदि ये देश के खिलाफ कोई ऐसा मामला, क्योंकि रिकॉर्ड बताते हैं और संसद में ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट में जब सरकार के मंत्री कहते हैं कि देश के खिलाफ साजिश में हिस्सा के लिए हो जाते हैं, तो तब समझा जा सकता है कि इसका मतलब सरकार की पैनी नजर है। उसके बावजूद भी ये वियतनाम यात्रा ऐसे समय में ये बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है।